हेलो एवरीवन। ये एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये यूनिट थर्ड है हमारी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले मार्केट होता क्या है? मार्केट क्या होता है? जहाँ पर हम गुड्स को सेल या परचेज करते हैं वो मार्केट होता है हमारा। फिर टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट को बेसिकली तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है आपका परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन, थर्ड है आपका मोनोपोली। फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन को आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड डिओपोली आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप थर्ड यूनिट में से या फोर्थ यूनिट में से लिख रहे हो कोई भी क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसमें कोई नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए, अगर आपसे परफेक्ट कंपटीशन वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो मार्केट स्ट्रक्चर का इस तरह से आप डायग्राम बनाने के बाद किसी भी, अगर आपसे ये परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी सबसे पहले आप इस छोटे, कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगी आपको, ये डायग्राम बना दो। इम्परफेक्ट पूछा जाता है, मतलब मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली पूछा जाता है तब भी ये स्ट्रक्चर बना दो, या फिर मोनोपोली पूछा जाता है तब भी ये स्ट्रक्चर बना दो। स्टार्ट करते परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन किस तरह का मार्केट होता है? जहाँ पर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे खरीदने वाले हैं, बहुत सारे बेचने वाले हैं। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमारी सब्जी मंडी होती है, उसमें बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन इसलिए है क्योंकि देखो, सब्जी मंडी में सबके प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं। हम्म और सब्जी मंडी में फ्री एंट्री व एग्जिट होता है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप अपनी एंट्री और भी वो सब्जी वाले आएंगे वहाँ पर अपनी सब्जी बेचने के लिए। अगर आपको प्रॉफिट होता है, अगर आपको लॉस होता है तो कुछ सब्जी वाले निकल जाएंगे। प्राइस टेकर, देखो सब्जी मंडी में जो बेचने वाले होते सब्जी, वो प्राइस टेकर होते हैं। जो सब्जी मंडी में ऊपर जो मेन हेड होता है वो प्राइस को डिसाइड करता है और उसी प्राइस के अकॉर्डिंग चीज़ों को बेचा जाता है। कुछ एक्सेप्शंस भी होती है, उनको भी साइड में रखते हैं। कुछ और भी बातें होती हैं, उनको हम एज अजम्पशन मान के कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो सब्जी मंडी परफेक्ट कंपटीशन का अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अगर आपको ये नहीं लगता तो आप ऑटो रिक्शा का ले सकते हो। एक पर्टिकुलर एरिया से, अगर आप किसी गांव से या शहर से हो, एक पर्टिकुलर आप बस स्टैंड से ऑटो लेते हो और एक पर्टिकुलर जगह पर हर रोज़ जाते हो, तो आप देखना उसके बीच में ऑटो वालों का किराया चेंज नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे बायर्स भी हो गए, सेलर्स भी, बहुत सारे ऑटो वाले हो गए, और होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा होगा मतलब इसमें इट मीन्स कि जो ऑटो वाले हैं, सभी ऑटो वालों के द्वारा एक जैसे ही तो प्रोडक्ट है। कोई ये थोड़ा है कि कोई आपको एसी प्रोवाइड करवा रहा है या इस तरह की ऑटो, नहीं, ऑटो ऑटो होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। और सेम वो आता है ऑटो इंडस्ट्री में भी। अगर ऑटो वाले को प्रॉफिट हो रहा है तो और भी ऑटो वाले आएंगे वहाँ पर, या फिर कोई और भी ऑटो रिक्शा लेके वहाँ पर चलाना शुरू कर दे इस पर्टिकुलर रूट पर। अब उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑटो वाले एग्जिट कर जाएगी। सेम है कि प्राइस टेकर, देखो सभी ऑटो वाले ना मिल के एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं। ये नहीं होता कि कोई कम या कोई ज़्यादा ले आपसे, नहीं, एक प्राइस फिक्स होता है कि यहाँ तक कि इतने प्राइस है, सभी को यही लेने हैं। अगर चलो मान लेते हैं कोई ऑटो वाला, अब देखना एंट्री एग्जिट वाला आपको पॉइंट बताऊंगी। अगर कोई ऑटो वाला आपसे ज़्यादा प्राइस ले लेता है, आपके पर्टिकुलर रूट पे 10 रुपीज़ है किराया, लेकिन कोई कहते हैं 15 लूँगा, तो देखो उसके में कोई कस्टमर जाना पसंद नहीं करेगा। तो क्या, बाकी उसको वहाँ से वो ऑटोमेटिकली, कि उसके में कोई बैठने वाला नहीं, तो वो एग्जिट कर जाएगा उस मार्केट से। दूसरा, अगर कोई सभी 10 रुपये लेते, कोई 5 रुपये लेगा, तो बाकी ऑटो वाले उसको ऑटो नहीं चलाने देंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो प्राइस डिसाइड किया गया है वो प्राइस टेक कर है, वो अपना खुद का प्राइस नहीं बना सकता, प्राइस मेक नहीं कर सकता, इसलिए उसका भी ऑटो नहीं चलेगा। अब बात आती है, हम जो एमए में करते हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम पूछा जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब फर्म एंड इंडस्ट्री पूछा जाता है। तो मैं आपको सिर्फ फर्म का इक्विलिब्रियम बताऊंगी। इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम की कंडीशन अलग होती है, तो मुझे सिर्फ फर्म का बताना है आज। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, देखो दो पीरियड होते हैं हमारे पास, एक शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है। एक हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में, एक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में।
देखो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के जब आप डायग्राम बनाते हो तो सबसे पहले आपका डायग्राम बनता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, फिर बनता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट का, और फिर बनता है आपका मिनिमम लॉस का। इट मीन्स कि शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको एबनॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है, आपको जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है, और आपको लॉस भी हो सकते हैं शॉर्ट रन की। लेकिन लॉन्ग रन में आपको केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की क्या कंडीशन होती है कि आपका प्राइस ज़्यादा होता है, आपकी एवरेज कॉस्ट है। नॉर्मल में क्या होती है, प्राइस इज इक्वल टू AC, और लॉस में क्या होता है, प्राइस इज लेस देन AC, और यहाँ पर भी नॉर्मल क्या होगा, प्राइस इज इक्वल टू AC। तो आपको इसमें शॉर्ट रन में 3 डायग्राम, लॉन्ग रन में ये वाला डायग्राम बनाना होता है। इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम वहाँ पर होता है, मैं बता देती हूँ आपको, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई का कट करते हैं, और वहाँ पर फर्म इन फर्म के द्वारा जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जाता है, तो वहाँ पर इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम होता है आपका। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन है, इनके डायग्राम बनाने होते हैं, इनके डायग्राम आई थिंक आपको आते हैं, मुझे ये शॉर्ट में बताना था आपको कि किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मोनोपोली का। तो मोनोपोली किस तरह का मार्केट होता है, देखो वन सेलर होता है एंड लार्ज बायर्स होते हैं, कि एक बेचने वाला है, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं मोनोपोली में। तो आप कुछ इस तरह का बताइए, आप किसी भी चीज़ को ले लेते हैं जो ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है और जिसके तो हमें क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिलता है। मोनोपोली का ईज़िली एग्जांपल नहीं मिलता है, तो मोनोपोली का आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि कोई एक चीज़, ये पेन ही मान लीजिए, ये जो पेन है बनाने वाली एक ही कंपनी है, और दुनिया में कोई कंपनी पेन ही नहीं बनाती है, यही कंपनी जो पेन बनाती है, तो ये मोनोपोली होगी। बेचने वाले एक है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं। तो इस पेन को जब पेन बनाने वाली जब एक ही कंपनी है, तो उस कंपनी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होगा ही नहीं। फिर एंट्री में भी रिस्ट्रिक्शन होगी। देखो ये पेन बना रहे हैं, ये सबसे पहले फर्स्ट मूवर है, तो इनकी टेक्नोलॉजी अलग होगी, तो कोई और एंट्री कैसे कर सकेगा, क्योंकि ये कहेगी कि हमारे पास पेटेंट है, हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है, आप पेन नहीं बना सकते, कुछ अदर अदर तरह की रिस्ट्रिक्शन बाधाएं उत्पन्न की जाती है मोनोपोली के द्वारा। क्योंकि देखो मोनोपोली को प्रॉफिट्स ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपका कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर आ जाता है या आपका कोई सब्स्टिट्यूट्स आ जाता है, तब आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। इसलिए मोनोपोली पूरा ध्यान रखता है कि मार्केट में उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट्स ना आए, इसलिए एंट्री रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि देखो उसके पास मोनोपोली है, एक ही पेन बनाने वाली कंपनी है, तो वो क्या करेगी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगी। अब वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगी, मतलब अलग अलग कीमतें वसूल की जाएगी उसके द्वारा। देखो एग्ज़ाम टाइम स्टूडेंट्स को पेन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एग्ज़ाम टाइम वो पेन के प्राइस डबल कर देगी, क्योंकि मोनोपोली है और कोई तो पेन बेचने वाला नहीं, जस्ट यही कंपनी है, इसी कंपनी के द्वारा पेन बेचे जाते हैं और पूरी दुनिया में बनाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं हम। तो इससे क्या होगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगी, एग्ज़ाम टाइम आपको महंगे पेन मिलेगी, जब एग्ज़ाम नहीं होगी वो नॉर्मल रेट कर देगी, या फिर ना भी करे, या फिर एग्ज़ाम टाइम आपके पेन्स के प्राइस ट्रिपल कर दे। तो यहाँ पर क्या होता है, मोनोपोली में जो फर्म होती है वही एक इंडस्ट्री होती है। अब बात आती है फर्म के इक्विलिब्रियम की, वही चलेगा। पहले शॉर्ट रन में मोनोपोली का इक्विलिब्रियम बताना है आपको, फिर लॉन्ग रन में बताना। तो ध्यान रखो शॉर्ट रन में इसमें भी सेम वही है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व बनेगा, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और मिनिमम लॉस भी कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट रन में हम तीनों में से कुछ भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में मोनोपोली को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। मोनोपोली ही एक ऐसा मार्केट है जिसको लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, असामान्य लाभ मिलते हैं। अदरवाइज इसके सिवा इम्परफेक्ट कंपटीशन हो या फिर आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, ओलिगोपोली हो, किसी को भी लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलते हैं। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ लॉन्ग रन में मोनोपोली को ही मिलते हैं। अब इसके डायग्राम्स होते हैं, आप पहले शॉर्ट रन के बनाओगे फिर लॉन्ग रन के बनाओगे। अब एक मोनोपोली का एक पॉइंट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं।
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि एक सेम चीज़ के लिए आपसे अलग अलग प्राइसेस वसूल किए जाते हैं। आपसे इस पेन के लिए 5 रुपये तो किसी से 10 रुपये, किसी से 15 रुपये जब लिए जाते थे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट पीगू ने दिया था। तो अब पीगू ने दिया था। अब बात करते हैं कि कितने तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं। 3 तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं: पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, लोकल और जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू यूज। तो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या आता है कि आप पर्सनल बेसिस पर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लेते हो। अगर कोई आपका किसी के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो आप उसको कोई चीज़ सस्ते में देते हो, किसी के साथ अच्छी नहीं तो उसको जानबूझ के कोई चीज़ महंगे में देते हो। पर्सनल टाइप में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। फिर लोकल एंड जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ये पेन एक ऐसे गांव में जहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, वहाँ पर इस पेन की वैल्यू क्या होगी? वहाँ पर इस पेन की वैल्यू ज़ीरो। यहाँ वहाँ पर इसको ख़रीदने वाले भी कम होंगे। और एक ऐसा एरिया जहाँ पर हर कोई पढ़ता है, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पर पेन की ज़्यादा नीड होगी। तो जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़ के अकॉर्डिंग। यूज़ के अकॉर्डिंग क्या है? अगर इस पेन की जरूरत एक स्टूडेंट को है तो उसके लिए क्या, स्टूडेंट के लिए क्या, पेन पूरे दिन लिखने का काम ही करता है। स्टूडेंट कभी नोट्स बनाता है, कभी टेस्ट देता है, कभी जो टीचर्स काम करवाते हैं उसको नोट डाउन करता है। लेकिन एक दुकानदार के लिए पेन क्या है? दुकानदार के लिए कुछ बिक गया तो लिख लिया, कुछ हिसाब करना है तो तब लिख लिया। तो अकॉर्डिंग टू यूज़ के अकॉर्डिंग भी आपसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं। उसको पता है कि स्टूडेंट्स की इस पेन को ज़्यादा नीड है तो स्टूडेंट से ज़्यादा, दुकानदार को इस पेन की कम नीड है तो दुकानदार को कम। क्योंकि स्टूडेंट्स तो एक दिन में एक पेन को यूज़ कर देता है, कम्प्लीटली खाली कर देता है, लेकिन दुकानदार उस पेन को 1-2 महीने तक चलाता है। तो अकॉर्डिंग टू यूज़ के अकॉर्डिंग भी आपसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है मोनोपोली के अकॉर्डिंग। अब बात है कि ये डिस्क्रिमिनेशन तो किया जाता है, इस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्री क्या होती है, मतलब कितने लेवल पे किया जाता है? तो 3 डिग्री होती है: फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? आपका कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। एक्सप्लॉइटेशन करने की सेंस में यहाँ पर मतलब है कि आप जितना प्राइस देना चाहते हो, आपकी जेब में अगर 15 रुपीज़ है तो 15 ही रुपये आपसे ले लीजिए, पूरे रुपये आप जितना विलिंग हो। देखो, एक पेन के लिए आप 15, 20, 30, 40, 50, 100 तक भी देने के लिए आप रेडी होगे। लेकिन आपसे कोई थाउजेंड्स मांगे, 2000s मांगे तो आप देने के लिए रेडी नहीं होगे। तो आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 100 रुपये तक देने के लिए आप तैयार हो। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? आपसे वे 100 के 100 रुपये ही लिए जाते हैं जितने आप देने के लिए विलिंग हो, जहाँ तक आप दे सकते हो, सिर्फ वही हाईएस्ट प्राइस आपसे लिया जाता है। तो इसमें कंज्यूमर के पास कोई बचत ही नहीं बचती। आपके पास 100 ही रुपये थे, 100 के 100 रुपये उसने एक पेन के लिए आपसे चार्ज कर लिए। तो आपको कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है मोनोपोली के द्वारा फर्स्ट डिग्री में। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? अगर आप कोई चीज़ बल्क में खरीद लेते हो या होलसेल में, इट मीन्स अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो। अगर आप 2 पेन खरीदोगे तो आपको 50 के पड़ेंगे, लेकिन आप 4 पेन खरीदने वाले हो तो आपको 30 के पड़ेंगे। इस तरह से जब आप चीज़ें बल्क में खरीदते हो, 30 के नहीं, सॉरी, जब आप 2 पेन खरीदोगे तो 50 के पड़ेगी। जब आप 3 पेन खरीदने वाले तो आपको 70 रुपये के पड़ने वाले, इस तरह से। ठीक है। तो जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में या फिर बल्क में, थोक में कहते हैं ना, थोक में चीज़ों को खरीदते हो तो आपको थोड़ी सस्ती पड़ती है, प्राइसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि आपकी उस चीज़ के लिए डिमांड की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी उस चीज़ के लिए डिमांड ज़्यादा है, डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा, तो आपसे ज़्यादा प्राइसेस चार्ज किए जाएंगे। नहीं नहीं, अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर आपकी ईडी ज़्यादा है तो आपसे कम प्राइसेस चार्ज किए जाएंगे। अगर आपकी ईडी कम है, ईडी कम होने का मतलब इन इलास्टिक, देखो, इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि आपको उस चीज़ को, आपका मन है तो खरीद लोगे, अदरवाइज आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपके पास उस चीज़ के और भी ऑप्शन होते हैं। तो देखो, जब आपके पास ऑप्शन होते हैं तो वो आपसे प्राइसेस कम ही चार्ज करता है। अरे इसके पास और ऑप्शन है, कहीं ये मेरी चीज़ ना खरीदे, कहीं और चले जाए, पेन की जगह आप पेंसिल का यूज़ करना शुरू कर दो। तो ये इलास्टिक डिमांड है। लेकिन आपकी इन इलास्टिक डिमांड है, पर्टिकुलर आपको इंस्ट्रक्शंस है कि आफ्टर 6 क्लास यू आर नो, आपको पेन का ही यूज़ करना है। तो आपकी डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है, आप मजबूर हो जाते हो।
तब वो आपसे ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करता है। तो अपोजिट है इलास्टिसिटी और प्राइस में रिलेशन। अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है ज़्यादा तो आपसे प्राइसेस कम है, और डिमांड कम इलास्टिक है तो आपसे ज़्यादा प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। तो ये छोटे से मैंने शॉर्ट में कुछ आपको समझाने की कोशिश की है मार्केट स्ट्रक्चर से। ये थर्ड यूनिट का कॉन्सेप्ट है, और जो इम्परफेक्ट बचता है वो फोर्थ यूनिट का कॉन्सेप्ट आता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए इतने, थैंक यू।